तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months 5 weeks and 18 days? ऑप्शन ए 113 days, दैट इज 113 days. ऑप्शन बी 115 days. ऑप्शन सी 116 days. ऑप्शन डी 114 days. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 2 months 5 weeks एंड 80 days मिला के टोटल कितने डेज होते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होता है चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हर मंथ में कितने डेज होते हैं। सो देयर आर टोटल 30 डेज और 31 डेज इन अ मंथ। एक मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं या फिर 31 डेज होते हैं। तो सभी मंथ्स में 30 डेज कंपलसरी होते हैं, लेकिन 31 डेज किसी किसी मंथ में ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम 1 month इज इक्वल टू 30 डेज अज्यूम करेंगे, 30 डेज को ही काउंट करेंगे, क्योंकि 30 डेज हर मंथ में होते हैं लेकिन 31 डेज हर मंथ में नहीं होते हैं। इसीलिए जब कभी भी हमें इतने मंथ्स, इतने वीक्स और इतने डेज में कितने डेज आते हैं या फिर कितने डेज आते हैं ये काउंट करना होता है, तब हम मंथ्स में ओनली 30 डेज ही काउंट करेंगे। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है टोटल 2 months। ओके, सो टोटल 2 months हमें पूछा गया है, तो इसीलिए हम टोटल 2 months इज इक्वल टू 60 डेज लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें 30 डेज ही लेना है 1 month में, इसीलिए 2 months में 60 डेज होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पूछा गया है 5 वीक्स, तो पर वीक में 7 डेज, सो 5 वीक में 35 डेज, 7 5 35, पर वीक में 7 डेज, हर वीक में 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 वीक्स पूछे गए हैं, इसीलिए 7 into 5, 7 5 35, इसीलिए 5 वीक्स इज इक्वल टू 35 डेज। सो 5 वीक्स इज इक्वल टू 35 डेज, 2 month इज इक्वल टू 60 डेज, और लास्ट में हमें क्वेश्चन में दिया गया है एंड लास्ट 18 डेज। तो अब हम क्या करेंगे, 60 डेज, 35 डेज और 18 डेज, इन सभी डेज को प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमें टोटल डेज कितने होते हैं 2 months 5 weeks एंड 18 डेज में, वो हमें मिल जाएगा। सो लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 डेज प्लस 35 डेज प्लस 18 डेज, तो इसका हम प्लस कर देंगे। सो 5 और 8 मिला के कितना होता है, 5 और 8 मिला के 13 हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 13 के 3 आ जाएंगे। ओके, 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 मीन्स यहाँ पे 11 आ जाएंगे, मतलब टोटल कितने डेज हो जाएंगे, 113 डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम 60 डेज मतलब 2 months, 35 डेज मतलब 5 वीक्स और 80 डेज का प्लस करेंगे, तब हमारे टोटल डेज हो जाएंगे 113 डेज। सो क्वेश्चन 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months 5 weeks एंड 80 डेज, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 113 डेज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, a washing machine is available for rupees 13,489. What is the market price of the washing machine? Option A rupees 16,540, option B rupees 15,450, option C rupees 16,450, option D rupees 15,540. So students, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बताना चाहूंगा। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ, एक वॉशिंग मशीन मार्केट में बेची जा रही है, उसको सोल्ड किया जा रहा है, तो उस पर शॉपकीपर 18% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का? 18% का डिस्काउंट दे रहा है। जब हम उसके मार्केट प्राइस पे 18% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद में वो उस वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो प्राइस हो जाता है 13,489। तो ये हमारा डिस्काउंट लेने के बाद में प्राइस होता है 13,489। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, अगर 18% प्राइस को हम अगर छोड़ दे तो उसका जो प्राइमरी मार्केट प्राइस था वॉशिंग मशीन का वो कितना है। तो यहाँ पे हमें वॉशिंग मशीन का जो ऑलरेडी मार्केट प्राइस था 18% डिस्काउंट देने से पहले, वो वाला हमें मार्केट प्राइस यहाँ पे पता करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वॉशिंग मशीन का प्राइस पता नहीं है, तो हम वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो लेट करेंगे, वो सपोज करेंगे, वो अज्यूम करेंगे। हम एक्स कर सकते हैं, देन हम 18%, 100% इसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसका सोल्यूशन कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और आंसर फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सेकंड को। तो यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन पता नहीं है, हमें मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन फाइंड आउट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो अज्यूम किया है, लेट किया है, सपोज किया है। तो वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो प्राइस है x रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें 18% डिस्काउंट अलाउ किया गया है, ओके, एज पर क्वेश्चन। देन
अलाउ करने के बाद में हमारे जो करंट मार्केट प्राइस है वॉशिंग मशीन की, वो मार्केट प्राइस है ₹13,489। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने जो हमारी मार्केट प्राइस निकालनी है वॉशिंग मशीन की उसको एक्स अज्यूम कर लिया, देन हमारे पास 18% डिस्काउंट है, तो 18% डिस्काउंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यू में। इसीलिए जब कभी परसेंट का हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तब परसेंट और परसेंट के डिवाइड में हम 100 रखते हैं, ये सभी को पता है। तो यहां पे हमारी जो मार्केट प्राइस है वो है एक्स, तो उसका ही वैल्यू 18% डिस्काउंट है, तो 18% डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो रहा होगा कि x माइनस 18x डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिया गया है। तो जब कभी भी हमें किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, वो वैल्यू स्टार्टिंग में लेते हैं इनटू वो वैल्यू करते हैं उसका परसेंट और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। सेम यहाँ पे स्टेप लिया गया है, लेकिन हमें x उसकी मार्केट प्राइस पता है, उसी मार्केट प्राइस में से हमने 18% डिस्काउंट दिया है, मतलब मार्केट प्राइस माइनस 18% डिस्काउंट इज इक्वल टू ये वाला प्राइस निकला है। जब हम मार्केट प्राइस पे 18% डिस्काउंट दे रहे हैं उसके बाद में ही हमारा जो प्राइस है वो 13,489 आ रहा है। इसीलिए जो एक्चुअल प्राइस हमारा निकलेगा मार्केट प्राइस वॉशिंग मशीन का, वो माइनस 18% डिस्काउंट इज इक्वल टू हमारा करंट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, x मतलब हमारा 100% प्राइस हो जाएगा, x मतलब हमारा उस आर्टिकल का, उस वॉशिंग मशीन का 100% प्राइस हो जाएगा, उसमें से हम 18% प्राइस माइनस कर रहे हैं। ओके, उसमें से हम डिस्काउंटेड प्राइस 18% माइनस कर रहे हैं। तो जब 100% प्राइस माइनस 18% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 82%। ओके, 82% हमारे पास प्राइस बच जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 18% डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में जब हम 100% माइनस 18% करते हैं तो हमारा आंसर आता है 82%। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बच गया है 82% अपॉन 100 इज इक्वल टू 13,489। अब हम क्या करेंगे, 82 को एज इट इज रखेंगे और ये वाले 100 को यहाँ पे डिवाइड में है तो इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो ये यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में था, तो जब 100 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 82x इक्वल टू 13,489 इंटू 100। अब 13,489 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा, 82x इज इक्वल टू 1348,900। ओके स्टूडेंट्स, 1348,900। अब हम क्या करेंगे, x को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और यहाँ पे जो 82 है इस 82 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कैरी करेंगे। तो ये यहाँ पे 82x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाने के बाद में वो डिवीजन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, x इक्वल टू 1348,900 डिवाइडेड बाय 82। जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, हम 1348,900 को 82 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशंट आता है वो क्वोशंट आता है हमारा 16,450। तो ये 16,450 जो है वो है x, और ये x जो है ये है हमारा मार्केट प्राइस वॉशिंग मशीन का। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज ₹16,450 इज द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ओके स्टूडेंट्स, और इस वॉशिंग मशीन का जो मार्केट प्राइस है 16,450, इस पे अगर हम 18% डिस्काउंट देते हैं एज पर क्वेश्चन तो हमारा जो प्राइस आएगा फिर वो प्राइस आएगा 13,489। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ₹16,450। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकंड एंड अ प्लेटफॉर्म एट 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड। इट्स लेंथ इज ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ट्रेन के बारे में, पोल के बारे में और प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है। ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, एक ट्रेन एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, साथ ही साथ उसी स्पीड के साथ में वो एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करती है। मतलब उस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, 100 मीटर है। तो पोल को ट्रेन 15 सेकंड में क्रॉस करती है और 100 मीटर प्लेटफॉर्म को वो 25 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें यहाँ पे टाइमिंग और प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है, तो इसके ऊपर से हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रेन की लेंथ पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी हम क्वेश्चन 2 की तरह ही ट्रेन की लेंथ अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे। सो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे हम आंसर सॉल्व करेंगे। सो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लेंथ ऑफ ट्रेन x मीटर लेंगे। ओके, सपोज करेंगे
देन हमें यहाँ पता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर क्रॉसिंग पोल, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन पासिंग अ पोल इज इक्वल टू x अपॉन 15। अब x अपॉन 15 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी x मीटर, एंड हमारा जो टाइम है वो पोल को क्रॉस करने का टाइमिंग है 15 सेकंड। तो इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू x मीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 15 सेकंड, क्योंकि ट्रेन पोल को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो इसीलिए स्पीड ऑफ ट्रेन पासिंग अ पोल इज इक्वल टू x अपॉन 15 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी टाइप से हम उसने प्लेटफॉर्म किस तरीके से क्रॉस किया है उसका भी स्पीड निकालेंगे, मतलब ट्रेन का स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन पासिंग अ प्लेटफॉर्म। सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू x प्लस 100, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसका प्लस करेंगे, और टाइम है वो टाइम हम डिवाइड में करेंगे, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे दो कंपोनेंट का है, डिस्टेंस है ट्रेन का भी और डिस्टेंस है यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस x मीटर जो कि ट्रेन की लेंथ है जो हमें पता नहीं है, इसीलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 100 अपॉन 25 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये वाला स्पीड ऑफ ट्रेन पासिंग अ पोल, इक्वेशन सेकंड ये वाला स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। इन दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे के सामने इज इक्वल टू के सामने रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन कुछ अब इस प्रकार का हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन पासिंग अ पोल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, यहां पे हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, इस 25 को इस x के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इस 15 को हम इस वाले टर्म के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 25x इज इक्वल टू 15x प्लस 1500। टर्म हमारी कुछ इस तरीके की हो जाएंगी, 25x इज इक्वल टू 15x प्लस 1500। अब हम क्या करेंगे, इस 15x को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहां पे ये प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद में माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 25x माइनस 15x इज इक्वल टू 1500। अब हम क्या करेंगे, 25x माइनस 15x इज इक्वल टू 10x, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा लास्ट में 10x इज इक्वल टू 1500। तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 10x इक्वल टू 1500। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को यहां से इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कैरी करेंगे। तो यहां पे जो 10 है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में कैरी होने के बाद में वो डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1500 मींस 1500 डिवाइडेड बाय 10। हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम 10 से 1500 मतलब 1500 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150। तो x इज इक्वल टू 150 मीटर, x इज इक्वल टू 150 मीटर। तो हमने x किसको लिया था, हमने लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x लिया था, तो x मतलब 150 मीटर, तो ऑब्वियसली हमारी ट्रेन की लेंथ भी 150 मीटर ही हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू ऑप्शन सी 150 मीटर। सो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 150 मीटर इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। Now next question, that is question number 4. So what is question number 4? A rectangular plot has sides 100 meter into 80 meter. Find the length of wire to surround it 3 times. Option A 180 meter, option B 1080 meter, option C 360 meter, option D 720 meter. So students, यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है जिसका मेजरमेंट है 100 मीटर इंटू 80 मीटर। लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से बड़ी होती है, इसीलिए 100 मीटर हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसका हो जाएगा लेंथ और 80 मीटर उसका हो जाएगा ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड इट 3 टाइम्स। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ वायर निकालना है जो कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को सराउंड करना है। सराउंड करना है मतलब उसका पेरीमीटर के हिसाब से उसको कंपाउंड करना है, लेकिन उसको कंपाउंड कितनी टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। मतलब जो भी पेरीमीटर निकल जाएगा हमारा, उस पेरीमीटर को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमको सबको पता है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 80, क्योंकि 100 हमारा लेंथ है और 80 हमारा ब्रेथ है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद में,
2 इंटू 180, 2 इंटू 180 तो सबको पता है 2 इंटू 180 कितना होता है 360 मीटर। तो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का मेजरमेंट के यूज करके, मेजरमेंट जो गिवन दिया है हमको क्वेश्चन में उसका यूज करके हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर है, मतलब सराउंडिंग है जिसे हमें सराउंड करना है वायर से, वो निकल चुका है हमारा 360 मीटर। अब 360 मीटर तो हमारा क्या हो गया, हमारा सिंगल वायर का सराउंड मतलब कंपाउंड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 3 टाइम्स करना है, तो ऑब्वियसली हम जो पेरीमीटर है उसको 3 टाइम्स करेंगे। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 360 हमारा सिंगल पेरीमीटर है इंटू 3 टाइम्स, तो 360 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1080 मीटर। तो हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर जो रिक्वायर्ड है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को वायरिंग करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए वायर का, वो है हमारा 1080 मीटर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1080 मीटर वायर रिक्वायर्ड टू सराउंड रेक्टेंगुलर प्लॉट 3 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ मैन बायज अ रेडियो फॉर ₹900 एंड सेल्स इट फॉर ₹1200, फाइंड इज गेन परसेंट। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33 1/3। सो स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आदमी ने, एक मैन ने एक रेडियो परचेस किया, ठीक है, 900 रुपीज में, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, सीपी हो गई 900, उसको सेल किया 1200 में, उसको बेच दिया 1200 में, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी 1200 1200 हो गई। यहाँ पे हमें गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यूज करके प्रॉफिट निकालना होगा, देन उस प्रॉफिट का यूज करेंगे हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस मतलब उसको शॉर्ट में कहते हैं सीपी। सो हमारी कॉस्ट प्राइस है 900 में हमने रेडियो लिया, देन हमने उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, तो एसपी हमारा है 1200 मतलब 1200। जब कभी भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं सीपी, मतलब बेची हुई प्राइस माइनस खरीदी हुई प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सीपी क्या है हमारा 900 और एसपी क्या है हमारा 1200। तो जब कभी भी हम 1200 मींस 1200 माइनस 900 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा ₹300। हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया है। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट। स्टूडेंट प्रॉफिट और गेन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब गेन। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए प्रॉफिट परसेंट निकालिए या फिर गेन परसेंट निकालिए, दोनों चीजें सेम है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट हारा था हमारा 300, 100 एज इट इज, और हमारा कॉस्ट प्राइस था 900। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 900 का 0 और 100 का एक 0 कैंसिल, 900 का सेकंड 0 और 100 का सेकंड 0 कैंसिल। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 300 इंटू 1। सो 300 इंटू 1 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 9। सो 300 इंटू 1 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 9। सो 300 डिवाइडेड बाय 9 का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 33 1/3। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट क्या हो गया 33 1/3। सो हमारे 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 33 1 डिवाइडेड बाय 3 इज द गेन परसेंट ऑफ दिस रेडियो